हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो अब वो अलैंगिक जनन, उसके बाद अलैंगिक जनन और फूल में किस प्रकार से जो अब वो कौन कौन से पार्ट होते हैं और पौधों में किस प्रकार से लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जो वो मानव में जो अब वो या जंतुओं में जो वो जनन होता है। आज हम डिटेल से देखेंगे मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र जो है वो उसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये भी जाना था कि जो परिपक्वता है वो किस प्रकार से आती है, और जैसे ही जो यौवन अवस्था शुरू होती है और एडोलिसेंस या किशोरावस्था जब शुरू होती है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सबसे पहले आज शुरू करते हैं मादा जनन तंत्र। ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से मेन पार्ट है, तो सबसे पहले हम शुरू करें तो पहला आता है अंडाशय। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाणु का निर्माण करना। ठीक है। जो हमारा अंड कोशिका होती है या जो मादा युग्मक है उसका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? अंडाशय में होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो अंडाशय की जो फॉर्मेशन है वो जैसे ही एक लड़की का जन्म होता है तभी से जो है वो शुरू हो जाती है, लेकिन वो क्या होते हैं? अपरिपक्व। लेकिन जैसे ही यौवन अवस्था जो है वो आना शुरू हो जाती है तो कुछ अंडे जो है वो क्या हो जाते हैं? परिपक्व होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो एक अंडाशय जो है वो हर एक महीने में 28 दिन में जो है वो ये तैयार होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव के, जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो अंडाशय है उसमें हार्मोन कौन से होते हैं, तो ये हार्मोन रहेंगे हमारे, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। ये जो दो हार्मोन हैं, ठीक है, खासकर जो एस्ट्रोजन है, ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है जितने भी एक फीमेल में या एक लड़की में जब वो यौवन अवस्था में जाती है उसकी बॉडी में जो वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं? हमारे एस्ट्रोजन, और दूसरा आ गया हमारा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे पहला पार्ट था अंडाशय, दूसरे पार्ट की बात करें तो वो है अंडवाहिका। अंडवाहिका जो है वो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। देखो ये क्या है, ये नाम से ही पता चल रहा है अंडवाहिका। जो जो अंडाणु होगा उसको जो है वो वाहन करेगी, कहाँ तक ले जाएगी? उसको गर्भाशय तक जो है वो स्थानांतर कर देगी। इनको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यहाँ पे जो है वो निषेचन प्रक्रिया भी होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन है वो कहाँ पे होता है? अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। उसके बाद अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो गर्भाशय। ठीक है। ये एक थैलीनुमा जो है वो संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक शिशु का विकास कहाँ पे होता है? माँ के पेट में। वो जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। इसके बाद अगर हम बात करें नर जनन तंत्र की, तो जनन तंत्र में जो पहला पार्ट है वो वृषण है। ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं? उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित रहते हैं। ठीक है। वृषण कोश तापमान तुल्यात्मक रूप से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जो कि शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद अगर हम नर युग्मक जो होता है, जो शुक्राणु होता है, उनका निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में होता है। ठीक है। वृषण जो ग्रंथि है में कौन सा हार्मोन जो अब पैदा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन ही है जिसकी वजह से एक लड़की की बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणु उत्पादन पर नियंत्रण करना। ठीक है। उसके रेट को चेक करना। ठीक है। जो उसकी जो है वो कितने उनको जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसमें लड़कों में यौवन अवस्था, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि यौवन अवस्था में जितने भी चेंजेस आएंगे वो टेस्टोस्टेरोन वो लड़कों में और एस्ट्रोजन लड़कियों में होगा। उसके बाद शुक्र वाहिनी, ये शुक्राणु को जो है वो क्या करती है? वृषण तक जो है वो पहुंचाती है। जैसे वहाँ पे हमने अंडवाहिनी पढ़ी, यहाँ पे कौन सी रहेगी? शुक्रवाहिनी। ठीक है। और इसमें जो वो संबंधित जो ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दो जो है वो यहाँ पे हमारी ग्रंथियाँ रहती है, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, जो अपने स्त्राव कहाँ पे देती है? शुक्रवाहिनी में देती है। ठीक है। अब इनका कार्य क्या है? जो शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, इसमें क्या होता है? शुक्र वाहिनी में जो शुक्राणु हैं उनके लिए ये क्या करते हैं? उन्हें नरिशमेंट प्रदान करते हैं, उन्हें पोषण देते हैं, और उसमें स्थानांतरण में क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, मतलब जब जो है वो अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तब क्या होता है? देखो, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है और गर्भाशय में रोपित होता है।
गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व भेदन से भ्रूण का निर्माण होता है। अगर वो क्या हो गया, अगर निषेचन होता है तो जो हमारा शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनज बनेगा, वो गर्भाशय में क्या हो जाएगा, रोपित हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जो अब वो जब वो होगा तो वहाँ पे उसका क्या होगा, युग्मनज में विभाजन होगा, उसकी डिवीजन होगी और धीरे धीरे वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, भ्रूण में। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ आती है। देखो, जब ये हम तब बात करें जब अगर निषेचन हुआ, तो अगर शुक्राणु और अंडाणु मिले तो फिर क्या होगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज कहाँ जाएगा, गर्भाशय में जो अब रोपित हो जाएगा और वहाँ पे उसमें क्या होगी, डिवीजन होगी और डिवीजन से होके वो भ्रूण का निर्माण जो है वो हो जाएगा। जो वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, जब तब तक जो वो हमें पता है कितना टाइम लगता है, जो वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अब क्या है, एक महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ होती है प्लासेंटा। ये क्या है, ये हर बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्लासेंटा क्या है। देखो, ये एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी जो अब वो तशरती नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। ये जो अब वो देखो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो पार्ट है जिसके द्वारा एक जो माँ के पेट में बच्चा है उसको क्या मिल रही है, नरिशमेंट मिल रही है। चाहे वो जो अब उसकी रेस्पिरेशन हो, श्वसन हो, चाहे उसका पालन पोषण हो, सब कुछ कहाँ से मिलेगा, एक बच्चे को वो प्लासेंटा से मिलेगा। देखो ये क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना। देखो अब भ्रूण कहाँ पे है, वो कहाँ है, गर्भाशय में है, और उसको क्या चाहिए, नरिशमेंट करने के लिए उसको जो है वो खाने की आवश्यकता है, जो है वो ग्लूकोज की आवश्यकता है, वो सब कुछ कहाँ से मिलता है उसको, प्लासेंटा से। ये प्लासेंटा बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है। दूसरा, भ्रूण द्वारा उत्पादित विशिष्ट पदार्थों को निपटान। अब देखो, जब पोषण हो रहा है, नरिशमेंट हो रही है, ऑक्सीजन पहुँच रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। ठीक है, और जब वहाँ पे जो है वो हमारा अन्य पोषक तत्व जो पहुंचेंगे, तो वहाँ पे जो है वो कुछ अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होगा जो भ्रूण की बॉडी में, उनको भी बाहर निकालना, वो भी किसकी कारण होता है, प्लासेंटा के कारण। वो प्लासेंटा से बाहर आएंगे और माँ के पेट से उसको फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो प्लासेंटा ही वो एक ऐसी संरचना है जिसका डायरेक्ट कंटेंट जो है वो माता का जो है वो किससे होता है, बच्चे से होता है, और उसी से जो है वो इसी एक जो है वो एक पाइप की तरह आप इसको मान सकते हैं, इसी से बच्चे को जो है वो पूरी जो है वो नरिशमेंट जो है वो प्राप्त होती है। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि अंड के निषेचन के बाद जो है वो शिशु के जन्म में कितना समय लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भकाल। अलग अलग जंतु में ये अलग अलग होता है। इस अवधि में जैसे हम मनुष्य की बात करें तो ये कितना होता है, लगभग 270 से 80 दिन। ठीक है, मतलब 9 महीने के बाद जो है वो एक जो है वो महिला एक बच्चे को जो है वो जन्म देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, गर्भकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर अब दूसरी कंडीशन ये है कि अब अगर अंड का निषेचन नहीं होता है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 1 महीने बाद या 28 दिन बाद जो है वो एक अंड का निर्माण होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर निषेचन नहीं होता है तो भित्ति जो है वो जो ऊपर एक भित्ति बन जाती है। ठीक है, जिसको हम गर्भाशय की भित्ति या जो है वो मासल भी जो है वो बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, स्पॉन्जी या मासल हो जाती है। ठीक है, जो भ्रूण के लिए जरूरी होती है। लेकिन अगर देखो क्या होता है, अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो उस भित्ति की कोई की आवश्यकता नहीं होती है, और वो भित्ति जो है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे जो है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, और उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो ये जो चक्कर है इसको हम रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं, और ये जो है वो यौवनावस्था से शुरू हो जाता है और 40 से 50 साल तक जो है वो 40 या 45 साल तक रहता है। और 45 से 50 साल के बाद एक जो महिला होती है, वो जो है वो अंड उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इस जो है वो यहाँ पे रज्जो धर्म बंद हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रज्जो निवृत्ति, मेनोपॉज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है रज्जो निवृत्ति किसे कहते हैं, तो आपने बोलना है कि एक महिला की जो वो ऐसी एज जब वो ऑब्टेन कर लेती है या 50 साल से ऊपर जब हो जाती है, तो वो अंड का निर्माण जो है वो नहीं होता, और इसको हम क्या बोलते हैं, रज्जो निवृत्ति कहते हैं। इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा जन स्वास्थ्य। देखो, जन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक रूप से स्वस्थ होना। देखो, जब भी हमारी बॉडी में, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, जब भी हम जो है वो टीनेजर्स होते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो विभिन्न प्रकार की जो है वो हार्मोनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसलिए क्या होता है, हम उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, जिससे हम चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो जो है वो खुद को जो है वो दूसरों से अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो जनन स्वास्थ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, नहीं तो बहुत सी विभिन्न जो प्रकार की बीमारियाँ हैं उससे जो है वो हमें जो है वो गुजरना पड़ सकता है, जिसमें एक यहाँ पे आता है STD। ठीक है, जो इसका जो
रोगों का लैंगिक संचरण, इसको हमको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और है, जीवाणु से भी हो सकती है कुछ बीमारियाँ जो यहाँ पे दिए हुए हैं, या विषाणु से हमें पता है कि HIV एड्स तक जो है वो हो सकता है। इसलिए जनन स्वास्थ्य और जनन के बारे में सही जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा लगभग यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस मैंने कुछ रखे हैं इसमें आपको। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किसके युग्मनक बनते हैं। ये आपको पता है। अब युग्मनक कहाँ बनेंगे, क्या लैंगिक जनन में बनेंगे, क्या वो अलैंगिक में बनेंगे, या कायिक में बनेंगे, या वो खंडन में, या आप ये खुद करोगे। उसके बाद प्लाज्मोडियम जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, उसमें कौन सी विधि द्वारा जनन होता है वो आप मेरे को बताएंगे। उसके बाद निम्न में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, 3 दिए हैं, एक आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद रिक्स्थान भरो, लिशमेनिया के द्वारा जनन डैश के द्वारा जनन करता है, या आलू पौधे का डैश है जो जनन में मदद करता है। पार्ट बताना आपने, एक डैश एक नरलिंग हार्मोन है, अभी हमने पढ़ा, जिसकी वजह से बॉडी में चेंज आते हैं लड़कों की, वो उसका नाम आपने बताना है। एक फूल में डैश मादा जनन अंग है, कौन सा होता है। 4 पार्ट हमने पढ़े थे, उसमें से मादा जनन पार्ट आपने बताना है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे सबसे पहले क्या बनेगा, क्या सबसे पहले युग्मक बनेगा, या युग्मनज बनेगा, कि भ्रूण बनेगा, या निषेचन होगा, या फिर बच्चा कब बनेगा। मतलब इसको आपने एक क्रम में जो वो व्यवस्थित करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न में से नर व मादा जनन तंत्रों के अंगों के रूप में विभाजित कीजिए। अभी हमने पढ़ा, तो आपने इसमें नर जनन जो अंग होंगे उनको अलग से लिखना है, जो मादा होंगे उनको अलग से लिखना है, ठीक है जी। बहुत आसान सा है। उसके बाद है निम्न के नाम बताओ, कहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, उस जगह का नाम बताना। अभी हमने पढ़ा, जैसे हम इसको मैं आपको अगर बता दूं तो वृषण में। उसके बाद मादा जनन तंत्र में यहाँ पर निषेचन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन सी जगह है जहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक लिंगी पुष्प या परिपक्व होने पर बीजांड किस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो फल है वो कहाँ से बनता है, फूल है वो कहाँ से बनता है, वो भी हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने जो है वो पूरा देख के इन सभी नोट्स को जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आगे हम इस चैप्टर को जो है वो अच्छे से तैयार कर सकें। थैंक यू।